हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे बच्चे बढ़िया हैं, जबरदस्त है, घबराहट है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी उस्ताद भैया, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसकी चल रही है यूनिट 1। यूनिट 1 आज हो जाएगी खत्म। 7वें नंबर का लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है। लास्ट क्लास के अंदर आप देख पाओगे तो हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की थी। राज्य क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं ई और सी। सी का मतलब क्रॉस। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी आई है वो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। राइट, ऐसा ही बोलते हैं ना भाई। क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स के बीच में निकलती है, बहुत स्पेशल है ये। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो हम बोलते हैं जिन दोनों गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है वो दोनों गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। जितनी कम वैल्यू नेगेटिव होते होते उतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट, और जितनी ज्यादा वैल्यू उतने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर वैल्यू 0 आ गई, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हम बोलेंगे ये दोनों गुड्स ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब्स्टिट्यूट है, नॉट रिलेटेड, एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है इसका। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कहते हैं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर मैं बोलूं ज्यादा ही सेम है, मोर सिमिलर, ज्यादा सिमिलर है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इनको बोलेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। अगर ये ज्यादा सिमिलर नहीं है, ठीक है, लेस सिमिलर है, मतलब है सब्स्टिट्यूट लेकिन एक दूसरे की तरह ज्यादा सिमिलर नहीं है, तो इनको बोलेंगे रिमोट सब्स्टिट्यूट्स। समझ रहे हो? अब बात करेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड की। दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड के लिए एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तुम कहोगे डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड कैसे हो सकता है? अरे ये बहुत स्पेशल है। नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा बनता है? ऐसा बनता है, इधर लिखते हैं प्राइस, इधर लिखते हैं क्वांटिटी, राइट। जिसका प्राइस है उसकी क्वांटिटी है। यहां क्या है? प्राइस किसी और का, मान लो प्राइस पेप्सी का, क्वांटिटी किसी और की, क्वांटिटी कोका कोला की। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो प्राइस मान लो P1 है, क्वांटिटी Q1 है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है ना? ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूट गुड में। इतना ही बताना चाहता हूं, बस ये कहना चाहता था दोस्तों, जो रिमोट सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं और जो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, इसके अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखो जी, अगर मैं बनाऊं थोड़ा ऐसा डिमांड कर्व और एक बनाऊं मैं थोड़ा फ्लैट डिमांड कर्व, तो इससे क्या पता चलता है? आप देखोगे मान लो पेप्सी का प्राइस P1 है, कोका कोला की डिमांड Q1 है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, मानते हो? लेकिन जितना प्राइस बढ़ा है डिमांड में थोड़ा कम बदलाव आया है। और ऐसा कर्व होता, मान लो पेप्सी का प्राइस P1 है, कोक की डिमांड Q1 है। अगर पेप्सी का तुम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो तो लोग जल्दी से कोका कोला की तरफ भाग जाएंगे। जो गुड्स ज्यादा सिमिलर होती है उसका डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है। क्यों? क्योंकि तुम एक का प्राइस थोड़ा सा चेंज करोगे, पेप्सी का रेट तुम 10 पैसे बढ़ा दो, 1 रुपया बढ़ा दो, लोग फटाफट से कोका कोला की तरफ आ जाएंगे। लेकिन यहां पेप्सी कोक नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, पेप्सी कोक नहीं है। यहां तुम मान लो पेप्सी और माजा है, पेप्सी का प्राइस बढ़ाओगे ना तो बहुत कम लोग हैं जो माजा की तरफ जाएंगे, क्योंकि पेप्सी और माजा बहुत सेम नहीं है, राइट। तो यहां डिमांड में थोड़ा सा बदलाव होता है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ मॉड्यूल में, उसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट का एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है, उस वजह से मैंने समझाया है। बाकी मॉड्यूल में इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इतना बता दिया मैंने आपके क्वेश्चन के लिए। और भैया कोई पूछे सर ये बता दिया तो यार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है वो भी बता दो। भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं, इसमें एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, नेगेटिव रिलेशन है। इसका डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड। यहां प्राइस किसी और का, वाई का मान लो, डिमांड किसी और की, वैसा ही होता है, ठीक है। ये तो मैं पुरानी क्लास का कुछ कुछ बता रहा था आपको, लेकिन आज मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं दोस्तों, आज आपको ना पढ़ाना चाहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मॉड्यूल के इस वाले पेज नंबर पे लिखा है इनकम इलास्टिसिटी को मॉड्यूल में ई और नीचे छोटा सा आई ऐसे डिनोट किया हुआ है। ई का मतलब इलास्टिसिटी, आई का मतलब इनकम। और हम इसको
ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ई और वाई। वाई भी इनकम होती है, वाई को और छोटा आई दोनों में से किसी को भी आप इनकम मान सकते हो। दिस इज जस्ट शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो आप मुझे एक बात बता दो, ठीक है, आप किसी कॉमोडिटी की डिमांड करते हो, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड करते हो, मान लो खाने की डिमांड कर रहे हो, दाल मखनी खाओगे, शाही पनीर खाओगे, तो आप डिमांड कर रहे हो, तो मम्मी की बात मानोगे या पापा की बात मानोगे? पापा कह रहे हैं पनीर खाना है, मम्मी कह रही है दाल खानी है, तो ये मां की दाल, ये पापा का पनीर, और तुम्हें दोनों में से एक के साथ जाना है। तो भैया आपके कुछ भी डिसीजन हो सकता है। मैं मम्मी के लिए मम्मी के साथ दाल भी खा लूंगा, पापा के लिए पापा के साथ पनीर भी खा लूंगा, दोनों आइटम भी खा सकता हूं। या फिर आप बहुत स्पेसिफिक हो सकते हो, मैं तो मम्मी का ही साथ दूंगा, या फिर मैं तो पापा का ही साथ दूंगी, कुछ भी स्पेसिफिक हो सकते हो। ऐसे ही बोलता हूं दोस्तों कि जो आपकी डिमांड होती है वो प्राइस की वजह से भी बदलती है ना, प्राइस की वजह से भी बदलती है। और जब प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में मैं फ्लक्चुएशन चेक करूंगा, कितनी फ्लक्चुएशन आई है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, तो मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालूंगा। ऐसे आपकी डिमांड इनकम की वजह से भी बदलती है भाई, दोनों की वजह से बदलती है। तो जब मैं आपकी इनकम के हिसाब से डिमांड में फ्लक्चुएशन देखूंगा तो मैं इनकम इलास्टिसिटी निकालूंगा। ऐसे मम्मी पापा, उसके बीच में भाई भी आ सकता था, तो क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो सकती थी, दोस्त भी आ सकते हैं, पता नहीं इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है। लेकिन जो आपको लिमिटेड वर्जन पढ़ने हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। अभी तक मैं आपको आज की क्लास में सिखाने की कोशिश करूंगा कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, राइट। ठीक है जी। तो दोस्तों इनकम इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताऊं तो आप जिस भी कॉमोडिटी की डिमांड कर रहे हो, जिस भी कॉमोडिटी की डिमांड कर रहे हो, आपकी इनकम की वजह से उस कॉमोडिटी की डिमांड बदलती है। हां बदलती है, बदलती है नहीं बदलती है, हां जनरली तो बदलती है, हो भी सकता है कि ना बदले, लेकिन जैसे प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आता है, जैसे किसी और के प्राइस की वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी में भी आपकी डिमांड में चेंज आता है, ऐसे आपकी इनकम की वजह से भी आपकी डिमांड में चेंज आता है। और इनकम की वजह से आपकी डिमांड क्या रेस्पॉन्स करती है, इनकम की वजह से आपकी डिमांड क्या रेस्पॉन्ड करती है, कितनी फ्लक्चुएट होती है, कितनी उसके अंदर लचीलापन आता है, उस चीज को अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा मेरे पास इनकम इलास्टिसिटी आ गई है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई है। तो राजे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। जनरली मैं इनकम को वाई से डिनोट करता हूं, और आपने एक पुरानी बात पढ़ी हुई है, इनकम के बढ़ने से अगर किसी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए या इनकम के कम होने से किसी कॉमोडिटी की डिमांड कम हो जाए, तो ऐसा माना जाता है इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, और ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। मानते हो ना आप? लेकिन कुछ घटिया चीजें भी होती हैं, आप जैसे जैसे अमीर होते हो आपकी इनकम बढ़ती है, वाई को मैं इनकम लिख रहा हूं, तो आप डिमांड भी कम कर सकते हो, घटिया चीजों की डिमांड कम कर दोगे, इनकम बढ़ गई घटिया चीजें कम खरीदेंगे, इनकम कम हो गई घटिया चीजें ज्यादा खरीदेंगे, गरीब होने पे औकात पे आ जाते हैं वापस। तो यहां पर इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, जिन चीजों के साथ ऐसा होता है उन्हें इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और फालतू की गुड्स पे घूमना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहां से आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इनकम इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है ना, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई, कितनी आई? नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी भी आ सकती है, नेगेटिव आई, तो हम बोलेंगे कि जिस चीज की वैल्यू नेगेटिव आती है वो नेगेटिव रिलेशन की वजह से आती है। तो अगर किसी चीज की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो आप समझ लेना कि वो इंफीरियर गुड्स है। जैसे कि मॉड्यूल में क्वेश्चन है, एक पोटैटो की इलास्टिसिटी दी हुई है -0.4, तो माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव है, तो आप बोल दोगे पोटैटो या टमाटो जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में वो इंफीरियर गुड है। हाँ असलियत में वो हो या ना हो, लेकिन इमेजिनेशन में हम मान रहे हैं क्योंकि वैल्यू गिवन है। समझ रहे हो? वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब लेस देन 0 आई तो। लेकिन दोस्तों अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 0 आई यानी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो आप बोलोगे ये
नॉर्मल गुड है। क्या है? नॉर्मल गुड। ओके, समझ गए? लेकिन ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो आ गई तो आप बोलोगे यार इस गुड के बारे में हम बता नहीं सकते कि ये इंफीरियर है या नॉर्मल है, क्योंकि जीरो उसकी वैल्यू आएगी जिसकी डिमांड इनकम की वजह से नहीं बदलेगी। यानी आपकी इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, डिमांड पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, डिमांड रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इनकम को, है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे आएगी सब मैं सिखाऊंगा, अभी तो ब्रीफ कर रहा हूं आपको। ठीक है जी। नॉर्मल गुड्स को दो टुकड़े में बांट रखा है। कहता है नॉर्मल गुड्स दो तरीके की होती है, एक होती है एसेंशियल्स जिसको नेसेसिटीज भी बोलते हैं, एसेंशियल्स, रोटी कपड़ा, ठीक है, दवाइयां। एक होती है लग्जरी। कहते हैं भैया अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, कितनी आई है? पॉजिटिव आई है, मतलब जीरो से ज्यादा है और एक तक है, कितने तक? वन तक, वन तक है, जीरो से एक के बीच में है, तो वो एसेंशियल गुड्स हैं। कौन सी गुड्स है? एसेंशियल। अगर वो एक को पार कर गई, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है, कितनी भी हो सकती है, इंफिनिटी तक चली जाए, चाहे एक से ज्यादा है, तो मान लो वो लग्जरी गुड्स है। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू किसी भी कॉमोडिटी की 2.6 है, तो बताओ ये कौन सी वैल्यू है, मतलब ये कौन सी गुड है? ये नॉर्मल है, इंफीरियर है, लग्जरी है, एसेंशियल है? क्या है? तो भाई पहली बात तो ये कि आंसर पॉजिटिव है। अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो तुम बोलोगे सीधा ये नॉर्मल गुड है, राइट, नॉर्मल गुड है। लेकिन नॉर्मल में भी एक से ज्यादा अगर वैल्यू होती है तो तुम बोलोगे यार ये तो लग्जरी है। हाँ, नॉर्मल का हिस्सा होता है ना लग्जरी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें ठीक क्या करना है। तो दोस्तों बहुत ही स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, तो आप लग्जरी को ठीक करोगे क्योंकि आपका लग्जरी ज्यादा सही टारगेट हो रहा है। लेकिन सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ गया और सेम क्वेश्चन आ गया और आपको लग्जरी मेंशन ही नहीं है, लग्जरी मेंशन नहीं है, तो अब एक से ज्यादा आंसर है लग्जरी है, लेकिन है तो नॉर्मली, है ना। अब यहां नॉर्मल कर सकते हो आप, ठीक, ध्यान रखना जब स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कर सकते हो नॉर्मल, ठीक। ओके, रिपोर्ट है। अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा दोस्तों। गजेंद्र भाई अभी समझाया नहीं मैंने। एसेंशियल गुड्स की इलास्टिसिटी जीरो भी बोल सकते हैं। नहीं 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 गणेश, जीरो पे तो डिफाइन नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर इनकम इलास्टिसिटी वन है, वन है, देखो वन से ज्यादा है तो लग्जरी, वन से कम है और पॉजिटिव है तो एसेंशियल, लेकिन वन हुई तो ना तो लग्जरी ना एसेंशियल, सिर्फ नॉर्मल बोल दो, सिर्फ नॉर्मल, राइट। हाँ दिव्यांश भाई आप बिल्कुल ठीक है। जय बोल रहा है कि पेज नंबर 2.14 पे इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा भाई बीच में सुन लो मेरी बात, ऐसे बोल रहा है इसको एक्सप्लेन करो। भाई एक्सप्लेन तो कर रखा है, ये डिमांड कर्व का स्लोप होता है, ये डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट है। मान लो ये डिमांड कर्व है जो टच कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू ए ये रही, ठीक है। बी डिमांड कर्व का स्लोप है, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो बी है, ठीक है। इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसको, इतना देखो। निखिल कह रहा है कि सर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं कराया। कोई निखिल को समझाओ, इलास्टिसिटी की पहली पहली क्लास के अंदर ये कराया था, जब मैंने वो बेवड़े वाली स्टोरी भी सिखाई थी आपको, यार भूल गए क्या? वही तो कराया था। कोयल, अच्छा कांटेक्ट कर लो। अच्छा जय, ठीक है, तो देखता हूं, ठीक है। विपुल कोई बात नहीं, लप्पू सा है वो, उसको मैं रिपीट भी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। करण देखो भाई, एक पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है एक क्लास थोड़ी कम समझ में आई है, हो सकता है ऐसा। आप प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग को 1.5 पे 1.25 पे दोबारा देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, बढ़ जाएगा। चलो जी, आओ जी आओ, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
ये सीखना है आपको, बाकी सब बाद में सीखोगे। अभी जो मैंने समझाया है ना आपको, अभी जो मैंने समझाया आप सब भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये सब रिपीट करने वाला हूं भाई, डोंट वरी, डोंट वरी, ये सब रिपीट करने वाला हूं, ठीक है। हाँ स्वीटी, ये रिपीट ही होगा, हाँ बताता हूं, ठीक है। आयुषी कॉल का तो कहता नहीं। आसमा खान कह रही है सर इतना सारा पढ़ाया आपने, रिवीजन कैसे करें? वो चाणक्य 2.0 बैच है, आप वहां से कर सकते हो रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। साहिल इसके लिए लिखा करो कुछ, जो टीचर नोट्स होते हैं जो मैं लिखता हूं उससे रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। अब आदिश जैन पूछ रहे हैं कि नेसेसिटी और लग्जरी में क्या डिफरेंस है? लग्जरी भाई हवाबाजी के लिए होती है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, मोबाइल फोन कार वगैरह लग्जरी है। एसेंशियल गुड्स वो होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, रोटी, दवाइयां, ऑक्सीजन, पानी। कैलकुलेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी कैसे होती है भाई? बहुत सारे तरीके हैं इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के, सारे तरीके तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, सारे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जो तुम्हारे कोर्स में है वो बता रहा हूं मैं। इनकम इलास्टिसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास दो फॉर्म दी हुई है। एक तो बोलता है कि आप आइडिया लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? आइडिया। आइडिया लगा लो, आपकी इनकम इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, एक से कम है, या एक के बराबर है, बस आइडिया इतना ही लग सकता है। हाँ, एक है जी फॉर्मूला, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, कहते हैं जी यहां से इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, यानी 1 2 3 जो भी आती है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। और फॉर्मूला होता है वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है ना, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी में इनकम आएगा। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है, डिमांड में कितना चेंज आएगा प्राइस की वजह से। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलती है, डिमांड में कितना चेंज आएगा इनकम की वजह से। तो प्राइस की जगह बस इनकम लिख दिया। इसको अगर तुम शॉर्ट करके लिखना चाहो तो मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी आइडिया पे फोकस करते हैं भाई साहब। किसी भी कॉमोडिटी की इलास्टिसिटी कितनी है आप आइडिया लगा सकते हो, आइडिया का क्वेश्चन अलग से बनता है। और इसको बच्चे भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं बच्चे, इसको भूलना नहीं है, पहला फोकस इस पे ही करते हैं, ठीक है जी। देखो जी, अगर तुम्हें आइडिया लगाना है कि इनकम इलास्टिसिटी कितनी है तो हम आइडिया कैसे लगाएंगे? तो आपको देखना है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन किसी कॉमोडिटी पे खर्च कर देते हो। मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, राइज इन इनकम बाय 50%, आपकी इनकम 50% बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। जब इनकम बढ़ी है तो तुम डिमांड भी ज्यादा करोगे, इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी ज्यादा करोगे। अगर इनकम बढ़ने से तुम डिमांड नहीं बदल रहे, मतलब इनकम बढ़ रही है तुम डिमांड नहीं बदल रहे, तो इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे आइडिया में। आइडिया में देख रहे हैं अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो तुम इनकम का कोई ना कोई हिस्सा, हिस्सा मतलब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ राइज इन इनकम, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी है इसका कोई ना कोई हिस्सा आप गुड्स पे खर्चोगे, खर्च करोगे या नहीं खर्च करोगे। भैया आपकी इनकम मान लो 100 थी, 100 से बढ़ के 150 हो गई, कितनी इनकम बढ़ गई आपकी? 50 इनकम बढ़ गई। तो यार ये जो इनकम बढ़ी है ये कुछ ना कुछ हिस्सा तो आप किसी ना किसी कॉमोडिटी के ऊपर खर्च करोगे। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा चैट ऑफ चल रही है, वेट करो चैट चलवाता हूं। ठीक है, इनकम का कोई ना कोई प्रोपोर्शन तो आप गुड पे खर्च करोगे। जैसे इनकम बढ़ती है तो आप उस गुड के ऊपर जो खर्चा करते थे वो भी बढ़ा दोगे। मैं बात करता हूं आपसे, जरा ढंग से चेक करेंगे इसको। मान लो आपकी इनकम मैं बोलता हूं 50% से इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। तो आप उस कॉमोडिटी के ऊपर जो खर्चा करते थे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो स्पेंड करते थे, ये किस परसेंटेज से बढ़ाओगे? किस परसेंटेज से बढ़ाओगे? जैसे कि हम बात करते हैं
कि जब तुम 100 रुपए कमाते थे, जब तुम 100 रुपए कमाते थे, तब गुड एक्स को खरीदने पे आप 20 रुपए खर्च करते थे। कितने रुपए? 20 रुपए खर्च करते थे। अब तुम 150 रुपया कमाते हो, तो अब गुड एक्स को खरीदने पे आप 40 रुपया खर्च करते हो। तो देख रहे हो, आपकी इनकम 50% से इंक्रीज हो गई और आपने इसके ऊपर खर्चा 20 से 40 यानी 100% से बढ़ा दिया। हाँ, हो सकता है ना ऐसा। ऐसा भी हो सकता था, आप पहले 20 खर्चते थे, इसके ऊपर तुम 30 खर्चने लग जाओगे, यानी जिस रेशो में आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, आपने उसी रेशो में इसके ऊपर खर्चा बढ़ा दिया। डिपेंड करता है गुड कैसी है। या फिर ऐसा भी हो सकता था, आप पहले 20 रुपए खर्च करते थे 100 रुपए की इनकम पर, आपकी इनकम 50% से बढ़ गई, तो आपने इसके ऊपर 25 रुपए खर्च करने स्टार्ट कर दिए। 25 रुपए मतलब 25%, अगर आप निकालोगे 25% बढ़ा दिया आपने। तो यार, जितनी इनकम बढ़ेगी आपकी, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, अगर आप उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रोपोर्शन खर्च करोगे, प्रोपोर्शन का मतलब जितनी तुम्हारी इनकम में बदलाव आया है 50% का, आप उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो ऐसे में बोला जाता है कि इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। अगर आप जिस परसेंटेज में आपकी इनकम बढ़ी है उससे कम परसेंटेज खर्चा कर रहे हो, ठीक है, यानी जो परसेंटेज में इनकम बढ़ी है उससे कम परसेंटेज में आप प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो। प्रोपोर्शन लिख देता हूं सिर्फ इसको, राइट, सिर्फ प्रोपोर्शन लिख देता हूं, ठीक है। तो आपकी इनकम ज्यादा परसेंटेज से बढ़ी है, आपने खर्चा, एक्सपेंडिचर जो है, प्रोपोर्शन जो है वो कम एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, मतलब कम हिस्सा बढ़ाया है, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से कम है। और अगर जितनी इनकम में आपके बदलाव आया है उतनी ही आपने प्रोपोर्शन खर्च कर दिया, गुड पे बढ़ा दिया उतना ही, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी 1 है। ये कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, इतना तो डीप में मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ, मॉड्यूल में सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। रिपीट करूंगा इसको मैं, आलम टेंशन मत लो, ये रिपीट ही होगी। ध्यान से सुनो भाई, खुशी कह रही है, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया कह रही है। देखो जी, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में अगर आपको आइडिया लगाना है तो यू गाइस विल हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। कुछ ना कुछ इनकम का प्रोपोर्शन स्पेंड करते हो ना, लिखा है दोस्तों, अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स सेम, यानी किसी कॉमोडिटी के ऊपर आप पहले भी 50% पैसा खर्च करते थे, अब भी उतना ही खर्च कर रहे हो, तो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। ये एग्जाम में आ सकता है, बच्चे इसको भूलते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो स्पेंड कर रहे हो उसको इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो मतलब ऐसा पहले 50% खर्च कर रहे थे, अब 100% खर्च कर देते हो, ठीक है, तो ऐसे में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ग्रेटर देन 1 भाई, इधर क्या था, इक्वल टू 1, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इधर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर आपने प्रोपोर्शन कम खर्च कर दिया, मतलब इनकम बढ़ रही है यार, इनकम बढ़ रही है, आप खर्चा भी बढ़ा रहे हो, अब आप देखो 20 से 25 पे आ गए, आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, लेकिन जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है वो कम है आपकी इंक्रीज इन इनकम से, तो आप बोलोगे भैया यहां पर इनकम इलास्टिसिटी 1 से कम है, बस लेस देन 1 है। बस ये 3 आइडिया है। अभी तक सोचो कि मैंने आपको आइडिया पढ़ाया है, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखाया है, अब सिखाऊंगा कैलकुलेट करना। जितना अभी तक पढ़ाया है उस बात को भूल जाओ तुम, ठीक है ना, इसको ध्यान रखो। विक्की कुमार सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। लेट मी रिपीट अगेन, देखो जी, अगर आपकी इनकम 50% इंक्रीज हो गई, ठीक है जी, आपने 50% अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ा दी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ा दिया, तो बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। अगर आपकी इनकम 50% इंक्रीज हुई लेकिन आपको ज्यादा ही खुशी हो गई और आपने ज्यादा, मान लो 60% खर्चा करना स्टार्ट कर दिया उस गुड के ऊपर, तो इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो गई। अगर आपकी इनकम 50% बढ़ गई लेकिन आपका मूड खराब है, आप ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते,
मान लो 40% खर्च करना चाहते हो, बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से कम हो गई। इज इट क्लियर? ओके रिपोर्ट है, सॉर्टेड है। चलो जी, इतना बताया आईडी के बारे में। अगर तुम कैलकुलेशन की बात करोगे इनकम इलास्टिसिटी की, तो दोस्तों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम फॉर्मूले के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री का मतलब आप समझो वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से जो भी डिमांड में बदलाव आया है, जो भी रेस्पॉन्सिवनेस थी उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। राइट, अब समझना जरा, एक मुद्दे की बात आएगी, ठीक है, एक मुद्दे की बात आएगी, आपको मजा भी आएगा। देखो प्यार से सुनना जरा एक बात को। देखो दोस्तों, ये जो डिवाइड का निशान है ना, इस डिवाइड के निशान को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बिकॉज। कहानी खत्म। बिकॉज बोल लो या फिर बोल लो ड्यू टू, कोई बताएगा ही नहीं है, आज तक तुमने सुना भी नहीं होगा इस चीज को, ठीक है। करा दूंगा विपुल, वो भी करा दूंगा, है ना। बस प्यार करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, हर चीज में बार बार करा दूंगा। देखो जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। याद हो गया? नहीं? कितना आसान है, कितना आसान है, राइट। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अच्छा मुझे मिटा के दिया मैंने, ओके रिपोर्ट है। और दोस्तों इस बड़े फॉर्मूले को हम ऐसा छोटा करके भी लिख सकते हैं, ये मैं डिराइव खुद अपने हाथ से करके आपको बताने वाला हूं। लो जी, ये लो, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। राइट, इनकम को वाई लिख दिया मैंने। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैसे कैलकुलेट होता है? चेंज इन इनकम अपॉन ओल्ड इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इनकम की भी दो वैल्यू गिवन होगी अरिजीत, है ना। तो चलो जी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 100 से 100 काट देते हैं और हमारे पास क्या बचेगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, है ना। और जो ये नीचे है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, y ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा डेल्टा y। देखो ना, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं 3/4 अपॉन 2/7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। पहले लिखूंगा 3/4, फिर मल्टीप्लाइड बाय, ये निशान गया, ये 2/7 है ना, इसको 7/2 कर दो, ऐसे मैथ्स में लिख सकते हैं। चलो जी, ये डेल्टा क्यू है, ऐसा ही लिखो, डेल्टा y है, ऐसा ही लिखो, मल्टीप्लाइड बाय y और q। मतलब सेम वही वाला फॉर्मूला बना है जो परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी का था। क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। सेम फॉर्मूला है, बस प्राइस की जगह क्या आ गया? इनकम। राज्य, प्राइस की जगह क्या आ गया? इनकम आ गया। बस इतना ध्यान रखो। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। हाँ अमित जी पूछ रहे सर थोड़ा ये बताओ कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े। तो राजे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ो, बस प्राइस की जगह इनकम आ गया, इस बात पे ध्यान लगाओ आप। प्राइस की जगह क्या आ गया? इनकम आ गया, इस बात पे ध्यान लगाओ आप। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं उस्ताद। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, उसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन इनकम दिया हुआ है। आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है मॉड्यूल में, राइट। सॉर्टेड है भैया। देखो जी, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं मॉड्यूल में। कहता है इनकम में 10% चेंज आया है, इनकम राइज हो गई 10% से, और डिमांड जो है वो 5% से राइज हो गई। डिमांड 5% से राइज, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे लिखते हैं। आंसर आ गया 0.5। आ गया ना, समझ गए ना बात को? ओके रिपोर्ट है। तो देखो जरा, यहां पर इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया हुआ है, ऊपर 5 नीचे 10, आंसर आ गया 0.5। लेस देन 1 आंसर है, और जब लेस देन 1 आंसर होता है, 0 से ज्यादा भी है, तो इसको बोल सकते हो ये नेसेसिटी है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइज कर रही है 10% से, लेकिन टीवी की डिमांड राइज कर रही है 20% से। तो ऊपर आएगी डिमांड में चेंज, नीचे आएगा इनकम में चेंज। आंसर आ गया 2।
दो आंसर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा आंसर होता है तो बोलते हैं लग्जरी आइटम है राज्य। अगर एक से ज्यादा आंसर है तो बोलते हैं लग्जूरियस कमोडिटी है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, कहता है इनकम 5% से बढ़ रही है इस बार, लेकिन बाजरे की डिमांड 2% से कम हो गई। बढ़ी नहीं है, कम हो गई। आप अमीर हो गए, बाजरा खाना कम कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब इनकम आप डिमांड कम हुई है ना, डिमांड 2% से कम हुई है ऊपर लिखते हैं, और नीचे इनकम 5% से बढ़ी है, कम हुई है तो नेगेटिव रिलेशन आ गया। इसकी वैल्यू पे और कमेंट करूंगा, -0.4 वैल्यू आएगी, वैल्यू है नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू है तुम्हारे पास, कम हुई है तो -2% लिखा है ना, तो नेगेटिव वैल्यू है तो बाजरा हो गया इंफीरियर। राइट, ओके ओके, चलो जी। इनकम ऑफ हाउस होल्ड 7% से बढ़ गई, लेकिन किसी कॉमोडिटी की डिमांड भी 7% से बढ़ गई, डिमांड भी 7 से, इनकम भी 7 से, तो आंसर 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1। राजे, जब आंसर 1 आता है तो इनकम इलास्टिसिटी 1 है, तो 1 को यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, तो ये सिर्फ नॉर्मल है, ना बोलो इसको नेसेसिटी, ना बोलो इसको लग्जरी, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे 1 में। ठीक है, कहता है इनकम बढ़ी है 5% से, और बटन जो शर्ट का बटन होता है उसकी डिमांड चेंज नहीं हुई, नहीं हुई, तो डिमांड में चेंज 0 है, इनकम में चेंज 5 है, तो आंसर 0 आएगा। और जब अगर आंसर 0 आ गया, 0/5 आंसर 0, तो हम बोलेंगे 0 इनकम इलास्टिसिटी है, दैट्स इट। इस पे भी कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि ये नॉर्मल है, इंफीरियर है, कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे 0 पे। यानी आप जानना चाहते हो सर एक टेबल बता दो, ये रही भैया टेबल आप लोगों के लिए। ठीक है, प्यारी सी टेबल बनाई हुई है, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कॉन्सेप्ट को देख के। कलर थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं यहां पर। हाँ जी, ये देखो जी, देखो उस्ताद, कहता है अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है तो इट सिग्निफाइज दैट डिमांड ऑफ द गुड इज क्वाइट अनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन इनकम। अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है तो इसका मतलब ये कि डिमांड रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही है इनकम को, डिमांड में वो लचक ही नहीं है, डिमांड में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब डिमांड में वो इलास्टिसिटी है ही नहीं तो इलास्टिसिटी 0 आएगी। यहां पर तुम गुड के बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि कौन सी गुड है। राइट, ओके। अगर इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 0 है, एक से ज्यादा, मोर देन 0 है, 0 से ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिव है, तो आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर वो नॉर्मल गुड्स होती हैं, क्या होती है? नॉर्मल गुड्स होती है। 0 से ज्यादा है तो नॉर्मल बोल देंगे, हां, लेकिन दोस्तों 0 से कम हुई, लेस देन 0 हुई, तो आप बोलोगे ये इंफीरियर है। इतना ही ध्यान रखो जितना बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। और जब इलास्टिसिटी 1 हुई तो आप कुछ मत बोलना, ये डिवाइडिंग लाइन है एक तरीके से, इससे ज्यादा वैल्यू होती है तो लग्जरी, इससे कम वैल्यू होती है तो इंफीरियर। 1 है तो कुछ नहीं बोलेंगे, डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है जी, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे लग्जरी गुड्स है भाई, लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है। ठीक है, जब बंदा अमीर हो जाता है तब इनको खरीदना शुरू करता है। अगर आंसर 1 से कम है तो आप चुपचाप से बोलोगे नहीं यार ये नेसेसिटी है, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है भाई, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है, पानी है ये, खाना है ये, ऑक्सीजन है ये। ठीक है, ये किसी पेज नंबर पे नहीं लिखा हुआ मॉड्यूल के, ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड किया ताकि आपका काम आसान हो जाए। ओके, ओके है, चलो जी। अभी क्या है ना, मान लो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन वैसे मॉड्यूल में गिवन नहीं है लेकिन अगर पूछ लिया, मान लो वो कह रहा है किसी बंदे की इनकम 100 से इंक्रीज होकर 200 हो गई। ठीक है जी, और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50 से इंक्रीज होकर 60 हो गई, तो बोलता है इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। राजा मैं तो यहां पर छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम। यहां प्राइस लिखते थे, अब इनकम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम की वैल्यू पुराने वाली और क्वांटिटी की वैल्यू पुराने वाली। अब आप देख लो, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी 50 से 60 हो गई, तो आप ना प्राइस इलास्टिसिटी वाले में ध्यान रखना, यहां पर कैलकुलेशन में हम माइनस के साइन को अवॉइड करते थे, जबरदस्ती माइनस के साइन हम चिपका देते थे। यहां पर सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप डेल्टा क्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? आप Q2 माइनस Q1 कैलकुलेट कर लेना। डेल्टा वाई को कैसे कैलकुलेट करोगे? आप Y2 माइनस Y1 कैलकुलेट कर लेना। तो 60 में से 50 गए, इसकी जगह 60 में से 50 गए तो 10 आ जाएगा। डेल्टा वाई 200 में से 100 गया तो 100 आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय पुरानी y की वैल्यू 100 है,
पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू 50 है। अब काटा पीटी कर दोगे हरे रंग से, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 1/5 आंसर कितना आ गया 0.2। 0.2 है तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन 1 से कम है तो आप बोल सकते हो ये एसेंशियल है। इतना कमेंट कर सकते हो, राइट। एसेंशियल गुड है, सॉर्टेड है। इज इट सॉर्टेड और नॉट, बताओ। एक और क्वेश्चन कराता हूं, राजे। मान लो किसी बंदे की इनकम 100 से 200 हो गई, उसने रशियन साइकिल यूज करनी बंद कर दी। पहले वो 2 रशियन साइकिल यूज करता था, अब वो 1 रशियन साइकिल यूज करता है। क्यों? वो अमीर हो गया ना, तो वो अमेरिकन साइकिल पे आ गया। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी निकाल लो। इलास्टिसिटी होती है चेंज इन इनकम। तो 200 में से 100, ये फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाय पुरानी इनकम पुरानी क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी 1 में से 2 माइनस करो, Q2 माइनस Q1 करेंगे ना, 1 माइनस 2 राजे -1 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 2 -1 आ गया, अपॉन डेल्टा वाई 200 में से 100 माइनस कर दो, 100 आएगा। पुरानी वाई की वैल्यू 100 है, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू 2 है। येलो कलर से काटा पीटी कर दू, 2 0 से 2 0 गई, -1/2 -0.5 आ गया। क्योंकि आंसर नेगेटिव है तो इसलिए आप बोल दोगे ये रशियन साइकिल अब इंफीरियर हो गई है भैया, हम आ गए हैं अमेरिकन साइकिल पे। सही? ओके, हाँ ठीक है, थोड़े अपग्रेड हो गए हम। एक और क्वेश्चन कर लो। मान लो इनकम दी हुई है कि बंदे की इनकम बढ़ के 100 से 200 हो गई, लेकिन बंदा डिमांड को चेंज नहीं कर रहा है। पहले भी 50 यूनिट कंज्यूम करता था, अब भी 50 यूनिट ही कंज्यूम करता है। इनकम इलास्टिसिटी निकालने को बोल रहा है, तो चेंज इन क्वांटिटी पहले लिखूंगा, 50 माइनस 50 0 अपॉन चेंज इन इनकम 200 में से 100 गया 100, पुरानी इनकम 100। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा ना, पुराना क्वांटिटी 50। अब काटा पीटी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऊपर कहीं 0 लिखा है तो पूरे का आंसर ही 0 आएगा। तो यहां पर डिमांड रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इनकम को। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था ना, अब समझ आना चाहिए। डिमांड इनकम को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, समझ रहे हो? यहां पर वो कह रही है मेरी इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रेवलॉन की ही लिपस्टिक इस्तेमाल करूंगी, उतनी ही लिपस्टिक इस्तेमाल करूंगी। अमीर होने पर मैं ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। भाई अमीर होने पर लिपस्टिक ज्यादा थोड़ी लगेगी यार। अब अमीर हो जाओ तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम पाउडर क्रीम लिपस्टिक मुंह पे ज्यादा पोत लो, नहीं ना। तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी डिमांड तुम कह ही नहीं सकते। और लड़कियों के लिए तुम इसको ना तो इंफीरियर बोल सकते हैं, ना तुम नॉर्मल बोल सकते। समझ ही नहीं आता कि वो उसकी नेसेसिटी है या नहीं है। नहीं, वहां बंदा मतलब कुछ भी हो जाए वो उसको, है ना। लेकिन ये डिवाइडिंग लाइन नहीं है, डिवाइडिंग लाइन तो 1 होती है। समझ गए? सॉर्टेड है मामला, ओके रिपोर्ट है ना। चलो इतना ठीक है। लेकिन दोस्तों मॉड्यूल में एक टेबल दी है, मॉड्यूल में थोड़ा खतरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो जी, मॉड्यूल में एक टेबल दी हुई है, मैं मॉड्यूल को खोल के आपको सिखाना चाहता हूं। चलो जी मॉड्यूल पे आ जाओ एक बार जरा, मॉड्यूल पे भी चल लेते हैं भाई, क्या बुराई है। मॉड्यूल में एक टेबल, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा। काफी सारा बच्चा कभी कभी बोल देता है सर मॉड्यूल में दिखा दो, कहां है। हाँ जी, ये टेबल तो मैंने करा दिया आपको, इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी थी। ये वाली टेबल दी हुई है, देखो ये वाली टेबल, इसको मैं करा रहा हूं। यही वाली टेबल आपके लिए बना के भी लाया उस्ताद, देख लो जरा। ये टेबल बोलती है, आप जरा ढंग से देखना, कहता है नई कार और पुरानी कार, यूज्ड कार, ओल्ड कार या सेकेंड हैंड कार, ये गड्डी नई है और ये गड्डी चली हुई है। चली हुई गड्डी और फ्रेश गड्डी, इसकी बात हो रही है, ठीक है। कहता है नई गड्डी का प्राइस 6.5 लाख रुपए है, पुरानी गड्डी का प्राइस 60,000 रुपए, मात्र 60,000 में पुरानी मिल जाएगी। ये सोच के चलो, नहीं अभी कुछ मत सोचो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान दो, ठीक है। तो 6.5 लाख रुपए की नई गड्डी है, लोग 400 नई गड्डी खरीद रहे हैं देश में,
ये क्वांटिटी है नंबर्स में। और पुरानी गड्डी 60,000 की है, लोग 4,000 पुरानी गड्डी खरीद रहे हैं। ठीक है, कहता है कि कंज्यूमर की इनकम 10% से बढ़ जाती है। यानी अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी निकाल लूं यहां पर, तो कैसे निकलती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो राज्य जो परसेंटेज चेंज इन इनकम है वो 10 है, राइट। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ना इसका दिया ना इसका दिया। ये नया प्रोडक्ट एक कोई और गुड एक्स है, मान लो नई कार गुड एक्स है, पुरानी कार गुड वाई है, दो गुड्स की बात हो रही है, अलग अलग लेवल पे दोनों की इलास्टिसिटी लाएंगे। ओके चलो जी। अगर मान लो ये नहीं दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मैंने तुम्हें थोड़ा सा लिखकर भी बताया था। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यहीं पर लगाऊंगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होगा डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। यही कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अपन यही कर सकते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो जी, अब वैल्यूज देख लो। डेल्टा क्यू की वैल्यूज मेरे पास क्वेश्चन में दी हुई है। नई कार की बात कर रहे हैं, नई वाली कार की। कहता है इसकी डिमांड 400 है, क्वांटिटी कितनी है इसकी? 400। ठीक है जी। अब बोल रहा है कंज्यूमर की इनकम 10% बढ़ गई। ठीक है, तो सेल ऑफ न्यू कार इंक्रीज्ड टू 500। नई कार की सेल क्वांटिटी 400 से कितनी हो गई? बढ़कर 500 हो गई। तो अपने स्टाइल में तो ऐसे लिखते हैं 500 हो गई, 400 से 500। अब डेल्टा क्यू कितना हुआ? Q2 माइनस Q1। 500 में से 400 माइनस कर दो 100। पुरानी क्वांटिटी 400 ही थी, 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। और नीचे कितना था? 10। काटा पीटी करेंगे भैया येलो कलर से। 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दो। 4 से 100 को काटोगे तो 25 हो गया। तो 25/10 ऐसा आ जाएगा। अपना कैलकुलेटर यूज करो। 2.5 आंसर आ गया। अब ये 2.5 एक से ज्यादा ही है, तो ऐसा बोल दो नई वाली गड्डी आलिया भट्ट है। मतलब नई वाली गड्डी लग्जरी आइटम है। ठीक है, ओके चलो जी, नई वाली गड्डी हो गई लग्जरी आइटम। ये तो इसकी इलास्टिसिटी निकाली है, आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देके पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन पूछेगा इसकी भी इलास्टिसिटी बताओ पुराने वाले की, तो यार हम पुराने वाले की इंफॉर्मेशन देखेंगे। अब देखो जी, वो बंदा कह रहा है इनकम तो 10% से ही इंक्रीज हुई है, वो तो सबके लिए सेम है। लेकिन पुरानी वाली गड्डी की डिमांड 4,000 थी। कितनी डिमांड थी? 4,000। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों 10% इनकम बढ़ने की वजह से उस यूज्ड कार की डिमांड डिक्लाइन हो गई, 3,850 हो गई। कितनी हो गई? 3,850। कितनी हो गई? 3,850। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, 3,850 माइनस 4,000 निकालोगे तो माइनस 150 आंसर आएगा। Q2 माइनस Q1, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो मैं अब जो डेल्टा क्यू की ये वैल्यू है यहां लिखूंगा माइनस 150 अपॉन पुरानी क्वांटिटी 4,000 थी मल्टीप्लाइड बाय ये 100 और पूरे के बटे में लगाऊंगा 10। आप इसको कैलकुलेटर का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब मैं कैलकुलेशन क्या ही सिखाऊं, थोड़ी बहुत चलो कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये बचा 15/4। 15/4 कितना होता है? 4 दिए 15, 3.75, राइट। 3.75 होता है। आंसर ही देख लो, फिर उसके बटे में 10 भी है। ठीक है, ये रहा। हाँ, ये आंसर आपका लिखा हुआ है -0.375, 0.375 आंसर आएगा। नेगेटिव में आंसर है, इसका मतलब चली हुई गड्डी इंफीरियर गुड है। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर गिवन है राज्य, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर गिवन है। समझे? समझे भैया? सॉर्टेड है। ये मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा दिया अब मैंने आपको। ठीक है, ओके चलो जी, ठीक है जी। इनकम इलास्टिसिटी खत्म हो गई यहां पर इनकम इलास्टिसिटी खत्म हो गई। अब देखो दोस्तों, तुम किस चीज की डिमांड करते हो? तुम किस चीज की डिमांड करते हो? तुम्हारी डिमांड, तुम बच्चे हो ना अभी, तुम्हारी डिमांड मम्मी के हिसाब से भी बदलती है,
तुम्हारी डिमांड पापा के हिसाब से भी बदलती है, तुम्हारी डिमांड ब्रो के हिसाब से भी बदलती है, तुम्हारी डिमांड फ्रेंड, चाहे वो महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, उनकी वजह से भी बदलती है ना, इन सबकी वजह से बदलती है ना। तो डिमांड के बदलने के बहुत सारे रीजन है। अगर डिमांड प्राइस की वजह से बदलेगी तो हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, अगर डिमांड किसी और के प्राइस की वजह से बदलेगी तो हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर डिमांड इनकम की वजह से बदलेगी तो हम कैलकुलेट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, अगर डिमांड फ्रेंड की वजह से, यानी कोई और रीजन भी हो सकता है क्या, तो कोई और रीजन भी हो सकता है राज्य, कोई और रीजन, जैसे कि अब मैं तुम्हें एक नया रीजन बता रहा हूं, डिमांड में चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करूंगा, ये निशान क्या है, इसको बोलते हैं बिकॉज, क्या बोलते हैं, बिकॉज, थोड़ी राइटिंग खराब करके बोल रहा हूं, बिकॉज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। भाई देखो बहुत सारी कंपनियां हां टेस्ट की वजह से बदल सकती है, 700 तरीके की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, 700 तरीके की इलास्टिसिटी, लेकिन तुम्हारे मॉडल के अंदर 7 तरीके की भी नहीं है। हाँ, तो अब लोग, बहुत सारी कंपनियां खर्चा करती है एडवर्टीजमेंट पे, तो कंपनी को लगता है कि एड पे खर्चा करके भी डिमांड बदल सकती है। भाई जिस चीज को जितना प्रमोट करते हैं ना, उस चीज की डिमांड उस हिसाब से बदलने लगती है, राइट। तो ये डिमांड अगर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बदलेगी तो मैं जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूंगा उसे बोलूंगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो जब डिमांड एडवर्टीजमेंट, ए का मतलब एडवर्टीजमेंट की वजह से बदलेगी, तो उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाबा रे बाबा देख लो, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिर्फ फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज, इस लाइन को क्या बोलूंगा, बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग का मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको भी तुम ऐसे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एडवर्टीजमेंट का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय पुराना एडवर्टीजमेंट का खर्चा अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको घुमा फिरा के इसने ऐसे लिख दिया, क्यूडी का मतलब सिर्फ क्यू है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बेसिकली फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बनता नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कम से कम 0 होगी, मैक्स टू मैक्स इंफिनिटी होगी, कितनी भी हो सकती है, जितनी कम है वैल्यू, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी कम है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना भी एड पे खर्च कर रही है कंपनी, उसका घंटा फायदा नहीं हो रहा, डिमांड में कोई बदलाव भी नहीं आ रहा। अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है तुम समझो, जितनी ऐड करेंगे उतना फायदा हो रहा है, समझे। देखो जी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर 0 है तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर मोर देन 0 है तो ऐड करने का फायदा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब जितनी तुम ऐड कर रहे हो लोग उतनी तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, जितनी ऐड कर रहे हो उतनी बेइज्जती हो रही है, मतलब ऐड करने से डिमांड बढ़नी नहीं खत्म हो रही है, समझे। तो ये दिया हुआ है एक इंटरप्रिटेशन, अगर इलास्टिसिटी 0 है तो इसका मतलब डिमांड रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तुम कितना भी खर्चा बढ़ा लो एडवर्टीजमेंट पे। अगर इलास्टिसिटी 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो इसका मतलब जितना भी तुम प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो एडवर्टीजमेंट पे, डिमांड उससे कम इंक्रीज हो रही है, डिमांड उससे कम इंक्रीज हो रही है। मतलब तुम्हें समझाता हूं, देखो जी, मान लो ऊपर लिखा है 5, ठीक है, और नीचे लिखा है 10, आंसर कितना आ गया 0.5। ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का आंसर 0 से ज्यादा है लेकिन राज्य 1 से कम है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये कि जितना परसेंटेज तुमने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया 10%, डिमांड उससे कम इंक्रीज हुई है। हाँ मतलब इंक्रीज तो हुई है लेकिन कम इंक्रीज हुई है, तो वही चीज यहां पर लिखी, ठीक है। अगर इसका आंसर 1 है तो इसका मतलब ये कि जितना तुमने, देखो ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जितना तुमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, मान लो 5%, डिमांड भी 5% से इंक्रीज हो गई, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ओके। सेम प्रोपोर्शन में
डिमांड और एक्सपेंडिचर दोनों चेंज हो रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे। अगर एक से ज्यादा है तो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुमने जो खर्चा किया है उससे ज्यादा ही डिमांड बदल गई है। तुम खर्चा कर रहे हो 5%, डिमांड बदल रही है 10%। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का फर्क भी पड़ता है डिमांड पे, देखो ना। ठीक है जी। और दोस्तों यानी कुल मिला के मैं बोल रहा हूं सेल्स बढ़ रही है, राइट। एडवर्टीजमेंट करने से सेल बढ़ रही है। तो अब आते हैं इस एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी को एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स भी बोलते हैं और इसका नाम प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है। तो सेम नाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बताता है कि फर्म जो स्पेंड करती है एडवर्टीजमेंट पे उसकी वजह से डिमांड में कितना रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो यार ये पता लगेगा कि तो जो तुम एड पे खर्चा कर रहे हो वो खर्चा कितना इफेक्टिव है। एड पे जो तुम खर्चा कर रहे हो वो खर्चा कितना इफेक्टिव है, समझ रहे हो। एड पे किया गया खर्चा कितना इफेक्टिव है पता लगेगा। भैया ज्यादा इलास्टिसिटी है तो खर्चा बढ़िया है, कम इलास्टिसिटी है तो खर्चा बढ़िया नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। ये यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अब बारी है, देखो क्विज भी कराऊंगा। क्विज कराने से पहले मेरी बात सुन लो दोस्तों, आपके डाउट्स की। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो फिर कोई बात नहीं बनती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बात को समझो। वसीम भाई कर रहे हैं सर, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में नेगेटिव रिलेशन या पॉजिटिव नहीं, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में कोई भी रिलेशन हो सकता है, डिपेंड करता है। तुषार वो आपके पास स्केड्यूल होगा उसका। यशवी ब्रेक बोल रही हो, कोई कह रहा है रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बेसिक की रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दो। सर सब कुछ मिक्स हो रहा है सर। मैं बाइक रेस में अगर कार ले जाऊं तो वो चीटिंग है, बॉडी बिल्डिंग में अगर स्टेरॉइड लूं तो वो चीटिंग है, ब्यूटी कंपटीशन में मेकअप करके आई लड़की तो वो भी चीटिंग है। आदित्य भाई सही कह रहा है। ठीक है, नहीं असम नहीं यार। अच्छा कृष्णा भाई, अच्छा 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 अच्छा। मैं आप देखो तुम्हें एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, अंश सिंह थैंक यू भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। देखो जी, हाँ साहिल भाई, इसकी कोई उम्मीद नहीं है सुमित जी की कितने कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देवांश अग्रवाल, ठीक है जी मैं कर देता हूं। देखो जी भाई, अब ध्यान से सुनना। देखो जी, पहले क्विज का क्वेश्चन कराऊं, पहले क्विज को क्वेश्चन कराता हूं, फिर जो जो आपके डाउट्स हैं मैंने देख लिए, सारे डाउट क्लियर करता हूं। बच्चों को जो मैंने बोला कुछ रिपीट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। पहले बस तुम मुझे आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड। इनकम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या फॉर्मूला होता है? बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट, बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट। ऊपर किस चीज का परसेंटेज चेंज लिखते हैं और नीचे किस चीज का परसेंटेज चेंज लिखते हैं। 30 सेकंड्स तुम्हारे पास है, आंसर गलत किसी का नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या लिखते हैं बाबा और नीचे क्या लिखते हैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऊपर क्या लिखते हैं बाबा और नीचे क्या लिखते हैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास। अच्छा जी, भाई साहब ऊपर लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड और नीचे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ऊपर डिमांड नीचे इनकम, बी वाला विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। फॉर ऑल डैश गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 0 यानी पॉजिटिव कौन से गुड्स के लिए होती है बताओ जी? इंफीरियर, नॉर्मल, लग्जरी, ऑल ऑफ द अबव। पॉजिटिव किस चीज के लिए होती है? ठीक है, पॉजिटिव किस चीज के लिए होती है आपको पता होना चाहिए। अगर इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 0 और लेस देन 1 है तो ये इंफीरियर है। ठीक है जी, अगर इनकम इलास्टिसिटी सिर्फ मोर देन 1 है तो ये लग्जरी है।
दोनों ही केस में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, दोनों ही केस में हम बोल देंगे नॉर्मल है। नॉर्मल की दो कैटेगरी है, इंफीरियर और लग्जरी। तो यार नॉर्मल बोलेंगे राज्य, नॉर्मल। स्पेसिफिक नहीं किया हुआ था इसने कोई क्वेश्चन का आंसर देके, इसलिए नॉर्मली यहां पर आंसर आ जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगला यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंफीरियर गुड फॉल्स। इंफीरियर के बारे में कौन सी लाइन गलत है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो लिखा है इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी नेवर बाय। इंफीरियर गुड्स वो होती है जो हम कभी खरीदेंगे ही नहीं, नो मैटर हाउ चीप दे आर। मतलब डिपेंड नहीं करता वो कितनी सस्ती है, हम इसको कभी खरीदेंगे ही नहीं। अरे औकात औकात पे डिपेंड करता है भाई, लोग खरीदते हैं इंफीरियर गुड्स को, ये लाइन फॉल्स है। अगली, इंफीरियर गुड्स आर दोज, मैं तुम्हारा वो भी चालू कर देता हूं पोल। इंफीरियर गुड्स आर दोज वी बाय मोर इफ वी बिकम पुअरर। यानी अगर हम पुअर हो गए, इनकम बढ़ गई, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। ये चीजें इंफीरियर होती है, यस ये चीजें इंफीरियर होती है, इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स आर दोज वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर। कहता है इंफीरियर गुड्स वो है हम जितने अमीर होंगे हम उसकी डिमांड उतनी बढ़ा देंगे। नहीं भाई ये नहीं होती, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, तो ए वाले के साथ चले जाएंगे, ए वाला विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चे सही थे। अगला कहता है पोटैटो की इलास्टिसिटी 0.4 है। कौन सी इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी माइनस में है, तो पोटैटो क्या है? पोटैटो इंफीरियर है या सुपीरियर है? सुपीरियर का मतलब होता है नॉर्मल, या नेसेसिटी है। इन तीनों में से एक है, चौथे वाला गलत है। जल्दी बताओ भाई, पोटैटो असली में कुछ भी होंगे, लेकिन इस वैल्यू के हिसाब से क्या है आपको ये बताना है। असली में कुछ भी हो सकते हैं, इस वैल्यू के हिसाब से क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, माइनस में वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, जिस चीज की भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो गुड्स इंफीरियर होती है राजे, इंफीरियर। इंफीरियर हो गया, ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। ओ भाई पीछे एक गड़बड़ी हो गई थी, अगर मोर देन 0 और लेस देन 1 होता है तो वो इंफीरियर नहीं होता। वो क्या होता है? इंफीरियर में तो नेगेटिव होता है ना, ये एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब नेसेसिटी, ठीक है। अब यहां क्लैरिटी मिल गई आपको। हाँ जी आ जाओ। इंफीरियर है क्योंकि नेगेटिव आंसर है, तो 1 वाले के साथ चले जाएंगे, और हमारा जवाब ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। देखो जी, ऐसी कमोडिटी जिसको मोर देन वंस आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ऐसी चीज जिसको एक बार ही कंज्यूम करोगे, बार बार कंज्यूम नहीं कर सकते, बताओ जरा क्या है? एक बार कंज्यूम कर सकते हो, दूसरी बार वो यूज में ही नहीं आएगी, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो, रशियन साइकिल, अमेरिकन साइकिल बार बार यूज कर सकते हो आप, कर सकते हो ना? रशियन साइकिल, अमेरिकन साइकिल बार बार यूज कर सकते हो। जिस चीज को तुम बार बार यूज करते हो उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड, लेकिन जिसको सिर्फ एक बार यूज एंड थ्रो, वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल, वन टाइम यूज होती है, खाना भी उसमें आता है, ओके। कहता है क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तुम्हारी इनकम में कोई भी चेंज आया हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम। भाई साहब तुम्हारी इनकम कितनी भी बदल रही हो, वो जितनी लिपस्टिक लगाती थी उतनी ही लिपस्टिक लगाएगी। लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक, जितनी लिपस्टिक लगाती थी उतनी लगाएगी। तो बताओ इनकम इलास्टिसिटी कितनी है? यानी वो लड़की अमीर हो रही है, 100 से 200 रुपए उसकी इनकम हो गई, वो पहले भी एक ही लिपस्टिक लगाती थी, लिपस्टिक की डिमांड पहले भी एक ही थी, अभी भी एक ही है। इनकम बढ़ने से वो ज्यादा मेकअप नहीं करती, वो जितना मेकअप करती थी उतना ही करती है। मतलब योर क्वांटिटी परचेज रिमेन्स कांस्टेंट, मैटर नहीं करता तुम कितनी इनकम तुम्हारी बढ़ रही है। इसका मतलब आप यहां पर इलास्टिसिटी चेक करोगे, ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, तो यहां पर 0 आएगी इलास्टिसिटी। कितनी आएगी? 0 इनकम इलास्टिसिटी। सी वाला विल बी द राइट आंसर। हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है जी। देखो जी, कहता है
जब बंदे की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे बंदा अमीर होता है, वो डिमांड बढ़ाता है नॉर्मल गुड्स की। किसकी? नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स को सुपीरियर गुड्स भी बोल सकते हो। और अमीर होने पे वो डिमांड कम कर देता है इंफीरियर गुड्स की, राइट? इनकी डिमांड को फॉल कर देता है। तो इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड फॉल होती है। दोनों में कितना रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इससे तुम क्या पता लगा सकते हो इंफीरियर गुड्स के बारे में। नॉर्मल के बारे में नहीं पूछा, इंफीरियर के बारे में। तो राज्य, इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि क्वेश्चन था इसलिए मुझे कराना था। भाई हंस क्यों रहे हो? ठीक है। ये बोलता है व्हेन इनकम इंक्रीज द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरीज मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। कहता है मान लो इनकम इंक्रीज हुई है 50% से, लेकिन जो तुम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, नेसेसरीज चीजें हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो तुम्हारी स्पेंडिंग है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो आइडिया बता रहा था मैं, वो 50% से इंक्रीज नहीं हुआ, वो 40% से इंक्रीज हुआ है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी कितनी है बताओ? अगर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता तो इलास्टिसिटी 1 होती। अगर खर्चा 50% से ज्यादा बढ़ जाता तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती। लेकिन खर्चा सेम प्रोपोर्शन से कम बढ़ा है। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन सेट हो रहा है? कौन सा ऑप्शन राजे सेट हो रहा है? ये बताओ, जल्दी बताएंगे भाई उसका। हाँ पूजा धाकड़ करता हूं। ठीक है जी। इससे आइडिया लगाते हैं जब परसेंटेज चेंज इन इनकम इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग होती है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। डी वाला विल बी द राइट आंसर, लेस देन 1। काफी सारे बच्चे तो डी वाले ऑप्शन पे पहुंचे भी नहीं होंगे, ज्यादातर पहुंच गए थे। चलो जी। कहता है जैसे जो लग्जरी गुड्स होती हैं, ज्वेलरी और फैंसी आर्टिकल्स, फैंसी चीजें, इनकी इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है? ज्वेलरी गुड्स, लग्जरी आइटम्स की इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है? कोई बात नहीं श्वेताक्षी कुमारी, कोई बात नहीं। हाँ वैष्णवी जोशी सही कह रही हो, ई वाला ऑप्शन ही सेट हो रहा है। कन्हैया गुप्ता, पुलकित, दिल्ली सरकार भी यहाँ है भाई, सुशील कुमार, स्वीटी कुमारी, चालू, माधव, अर्चिता, राहुल, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ठीक है भाई, लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है, और कितनी भी हो। कहीं लिखा है? सिर्फ लिखा है हाई इनकम इलास्टिसिटी। यस, इसको ही ठीक कर दो फिर। जब ये लिखा है तो यही वाला सेट हो रहा है। हाई है मतलब बहुत ज्यादा होगी। ज्यादातर बच्चे यहां पर सही है। अब देखो राजे, आपको मैं बताना चाहता हूं जो तुम्हारे डाउट्स हैं। देखो जी, देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे। उसमें एक तरीका बताया था याद करने का, पंच, अगर आपको याद हो, बीटीटीएस या बीएसटीटी, बताया था तरीका, आपको याद आ रहा है? पंच, प्राइस, नंबर ऑफ यूज, यू से यूज, याद आ रहा है ना? एन से नेचर, सी से कंज्यूमर, एच से हैबिट, बी से बजट, एस से सब्सटीट्यूट, टी से टाइम पीरियड, और टी से टाइट डिमांड, है ना? ऐसे बताया था ना, पंच बीएसटीटी बताया था ना, है ना? हाँ। एक बच्चे ने मुझसे इसका डाउट पूछा, राज्य आप देख रहे हो तो, जो प्राइस होता है, प्राइस रेंज वाला टॉपिक, कहता है सर ये इलास्टिसिटी को कैसे अफेक्ट करता है, आप ये समझा दो। मैंने बोला जो चीजें हाई रेंज की होती है, हाई प्राइस रेंज, ये सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह। जो चीजें लो प्राइस रेंज की होती है, ये गरीब लोग खरीदते हैं। तो भाई इन चीजों की डिमांड बदलती नहीं, अमीर इनकी डिमांड नहीं बदलेगा, गरीब इनकी डिमांड नहीं बदलेगा। यहां पर डिमांड लेस इलास्टिक होती है। क्या होती है? दोनों केस में डिमांड लेस इलास्टिक। अब बात करता हूं तुम्हारी और मेरी।
कुछ चीजें होती है मिडल रेंज में, इन दोनों के बीच की रेंज में आ जाती है, मिडल रेंज में, जैसे कि कपड़े, मिडल प्राइस रेंज। इन चीजों की डिमांड मोर इलास्टिक होती है। यार जीन्स तुम सोच रहे थे 800 की मिलेगी, दुकान पे गए तो दुकान वाले ने बोल दिया 1400 की है, मूड खराब हो गया, अब नहीं ले रहे, अब नहीं ले रहे भाई, ठीक है, समझे? तो इसको ध्यान रखना, मिडिल प्राइस रेंज वालों की इलास्टिक होती है, बहुत महंगी और बहुत सस्ती वाली चीजों की डिमांड नहीं बदलती, ठीक है जी। फिर एक बच्चे ने बोला सर ये आर्क इलास्टिसिटी का मेथड गिवन है, उसमें एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है ऐसे घूमता हुआ आर्क की तरह, ठीक है भाई, आपको एक बात कहना चाहता हूं, डिमांड कर्व वो कैसा भी बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा बना ले, ऐसा भी डिमांड कर्व है और वो भी डिमांड कर्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं। हाँ ये बोल रहा है सर मॉड्यूल में डायग्राम बनाया तो हुआ है यार, हाँ जी बनाया हुआ है, उससे कोई फर्क क्या पड़ रहा है, देखो मॉड्यूल पे ले चलता हूं आपको, देखा मुझे डाउट सबके ध्यान रहते हैं राज्य, ये रहा, ठीक है जी, ये रहा, ये भी तो यहां पर यही अंडरस्टैंडिंग दे रहा है आपको कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, पी से P1 हो जाता है, ठीक है जी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, Q से Q1 हो जाती है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद ये बोलना चाह रहा है यार कि एक प्राइस ये रहा, दूसरा प्राइस ये रहा, मान लो 10 ये है 15 ये है, क्वांटिटी प्राइस के बढ़ने पे अच्छा बढ़ी नहीं है यार, इस प्राइस पर ये क्वांटिटी थी, दोबारा बोलता हूं, इस वाले प्राइस पर ये क्वांटिटी थी, तो जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, मान लो ये 10 प्राइस है, ये 15 प्राइस है, क्वांटिटी ये 10 है, ये मान लो 15 है, तो आपके पास दो प्राइस है यहां पर, पहला और दूसरा, दो प्राइस है 10 और 15, दो क्वांटिटी है 10 और 15, है ना, 10 और 15, समझे? दो प्राइस और दो क्वांटिटी, आप यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, समझे? इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे होती है वो मैंने सिखाई रखी है आपको। अच्छा अब देखो, आपको पता है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अरे आजा कलर, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर का भी फॉर्मूला यही होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कहता है अगर प्राइस ये है तो डिमांड इतनी है, यहां पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लो 10, अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, यहां कोई ना कोई वैल्यू होगी मान लो 20, तो आप इस प्राइस को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 20, कितना आंसर आएगा 200। तो दोस्तों अगर मैथ के हिसाब से हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, किसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही तो अपन ने किया है, ये 20 ये 10, तो जो ये एरिया आया है हमारे पास टोटल रेवेन्यू का, वो ये पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे ही इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे तो इस प्राइस को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो कहता है कि जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तो तुम्हारा इतना वाला रेवेन्यू कम हो जाएगा, हालांकि ये बढ़ेगा लेकिन ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा। इस पे कमेंट कर रखी है कि कितना रेवेन्यू यहां से लॉस होगा, कितनी सेल कम होगी, तो एरिया बी के बारे में इसने यहां पर कमेंट किया है, ठीक है। ये ठीक है ना, समझ गए ना, बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे तुम्हें पढ़ना नहीं था, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रिपीट करो, राज्य देखो आपके लिए कह रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है कि आप इलास्टिसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ आइडिया लगाओगे। क्या लगाओगे, आइडिया, किस चीज के बारे में, तीन चीजों के बारे में आइडिया लगाओगे कि प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो आपको यहां बोलना है अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, यानी अगर इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। आप इतना ध्यान रख लो, आपका काम हो जाएगा भाई, ठीक है। और
प्राइस के कम होने पे अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इन दोनों को देखो, इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। तो यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। कहता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 का आइडिया तब लगाओगे जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मैंने बताया था आप लोगों को। बच्चे ने ये भी बोल दिया। बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने डाउट पूछा, वो बच्चा बोलता है सर ये समझाओ, ये टोटल रेवेन्यू वाले में ये दिया हुआ एक दिया है प्राइस इफेक्ट, एक दिया क्वांटिटी इफेक्ट। पहली बात तो ये लॉ ऑफ डिमांड का जो रीजन था, रैशनल थे ना लॉ ऑफ डिमांड के, रैशनाले मतलब कॉजेस, रैशनाले नहीं है, ये ऐसे ही इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, आप इसको समझना जरा। अच्छा बंटी शर्मा मैं वो भी करा देता हूं, आप इसको समझना जरा। ठीक है, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है? भाई ये बोल रहा है जब तुम किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर दोगे, तो प्राइस इंक्रीज करने से तुम्हें क्या लगेगा? भाई किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, अब लोग कम खरीदेंगे इसको, राइट? कम खरीदेंगे, कम खरीद लो कोई बात नहीं, कम खरीद लो कोई बात नहीं। जैसे कि मान लो आपने किसी चीज का प्राइस 10 से 20 कर दिया, लोगों ने इसकी डिमांड कम कर दी, 100 से 90 कर दी, लेकिन दोस्तों प्राइस बढ़ाने का एक इफेक्ट हुआ कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर या बोल दो टोटल रेवेन्यू जो सेलर को मिल रहा है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा, 20 को 90 से मल्टीप्लाई करो 1800 आएगा। तो ये काम कर गया। प्राइस इफेक्ट का मतलब है प्राइस इंक्रीज करने से आपकी सेल बढ़ जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज होने से आपकी सेल बढ़ रही है तो प्राइस इफेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब प्राइस ने इफेक्टिव रहा, प्राइस बढ़ाना, प्राइस बढ़ाना फायदेमंद है तो प्राइस इफेक्ट है। अगर प्राइस बढ़ाना नुकसान है तो वो क्वांटिटी इफेक्ट है। यानी प्राइस बढ़ाने से अगर लोग तुम्हारा सामान कम खरीदते हैं, जैसे कि प्राइस अगर तुम 10 से 20 बढ़ा रहे हो, डिमांड तो कम होगी, मान लो 100 से 40 हो गई, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गई ना, या क्वांटिटी हल्की सी थी, या क्वांटिटी ने काम खराब किया, तो जो ज्यादा इफेक्टिव रहा, यहां टोटल रेवेन्यू गिरवाने में क्वांटिटी का बहुत बड़ा हाथ है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा, 20 को 40 से करो तो 800 आएगा। दोस्तों जो ये टोटल रेवेन्यू कम हुआ है, जो तुम्हारी सेल कम हुई है, ये क्वांटिटी की वजह से कम हुई है। तो क्वांटिटी इफेक्टिव हो गई, यहां पर क्वांटिटी की पावर दिख रही है, इधर प्राइस की पावर दिख रही थी। प्राइस बढ़ रहा है, उसने रेवेन्यू बढ़वाया है, क्योंकि क्वांटिटी की तो मचाल ही नहीं है, क्वांटिटी तो ज्यादा बदली ही नहीं है, जिसकी चलेगी उसकी पावर। ठीक है, तो ये पावर दिखाई है उसकी। ठीक है जी, एक बच्चे ने बोला अभी अभी, बंटी भाई ने बोला है सर मिड पॉइंट मेथड एक बार रिपीट कर दो। राजी, मिड पॉइंट मेथड, इसको आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड बोलते हैं। ठीक है जी, ये कहता है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस का टोटल अपॉन दोनों क्वांटिटी का टोटल। ठीक है, असलियत में तो फॉर्मूला दोनों प्राइस को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आया था, इधर भी दोनों क्वांटिटी को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आया था, हमने 2 से 2 काट दिया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला है राजे। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों ने कुछ यहां पर डाउट्स पूछे थे, जिसके थे दीपिका नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव है तो मतलब 0 से 1 कम। ठीक है ना, ओके जी। अब देखो दोस्तों, अब जो ये यूनिट 1 खत्म हुई है ना, यूनिट 1, इसके मैं शॉर्ट नोट्स कल तक अपलोड करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स कल तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, कल तक अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। आप वहां से उसको रिवाइज भी कर सकते हो। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं भाई? सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? एक बार बताओ, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं ना, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, है ना। बस मेरे को क्या चाहिए ना दोस्त, मेरे को चाहिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहिए, जो तुम इतना प्यार करते हो ना अपने टीचर से। मैं जब देखता हूं क्लास में 5 में से 6 तो स्टार नहीं हो सकते तुम्हारी तरफ से हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको बेनिफिट दूं, समझे। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल तुम्हारे सामने लेकर आता हूं, समझे। तो दोस्तों आपके प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम सब बढ़िया करेंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
समझे? कल बच्चा पूछ रहा है कल क्लास होगी, अरे कल क्लास होगी, कल क्या है, कल है क्या, कल है क्या, कल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कल क्लास होगी। कुछ बच्चों के और डाउट्स यहां पर इससे हटकर अगर कुछ है, सर ग्रेटर एंड लेस का सिंबल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा दीपक गुप्ता ये बात है क्या, ये बात है, ये तो ये लो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। भाई साहब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जिसकी तरफ दो मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। अब मैं बोलूं प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो यहां पर जिसकी तरफ मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ पिछवाड़ा होता है ये छोटा होता है ना। इधर इलास्टिसिटी छोटी है 1 से, इधर 1 छोटा है इलास्टिसिटी से, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। ओवरऑल ध्यान दे लो, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी पे देखेंगे तो यहां पर नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में इग्नोर करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, Q2 माइनस Q1 करना है, Q1 माइनस Q2 करना है, डेल्टा Q निकालने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में जबरदस्ती नेगेटिव साइन चिपका देना है, समझे। और बाकी किसी भी इलास्टिसिटी में ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सारी इलास्टिसिटी के अंदर फेयर कैलकुलेशन है, बस प्राइस इलास्टिसिटी में जबरदस्ती नेगेटिव साइन चिपकेगा, और बाकी सारी इलास्टिसिटी के अंदर जैसा कैलकुलेशन बोलती है वैसा साइन लगाएंगे, ठीक है जी। डिमांड फोरकास्टिंग मिताली वर्मा डिलीटेड है कोर्स से, पीडब्ल्यू की बुक के अंदर आप देख रहे होंगे डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक होगा, वो सिलेबस से डिलीट हो गया है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तुम्हारा यहां पर यूनिट 1 खत्म हो गया है, अगली क्लास से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अभी भी देख लो कुछ बच्चों के डाउट रह गए तो। अच्छा जय बोलता है आर का कर्व पेज नंबर 2.29 पे है भाई, लो भाई पे तुम्हारे लिए पेज नंबर 2.29 पे पहुंचते हैं, तुम मुझे पहुंचवा रहे हो तो कर्व एक्सप्लेन करवा रहे हो, राइट। मिड पॉइंट मेथड आर्क वाला कर्व, हाँ जी क्या बोल रहे हो बताओ। अरे वो भी वही कर्व था टोटल एक्सपेंडिचर में, बस एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। ये कहता है डिमांड कर्व ऐसा मुड़ा हुआ है, तो ये आर्क फॉर्म में डिमांड कर्व, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, अब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। तो भाई आपको इससे मतलब नहीं है, दो प्राइस गिवन है, दो क्वांटिटी गिवन है, आप झटाक से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर दो, खत्म कहानी, यही बोलता है बस ये, समझे। बस कर्व मुड़ा हुआ है, कर्व कैसा भी होता है, हो सकता है सीधा भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, बस इसका कहना ये है, ठीक है जी। आर्क तो एक मैथमेटिकल वर्ड है बस, इसलिए सॉर्टेड। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, इतना ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है आर्क के चक्कर में, और तुम्हें कुछ बनाना नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी उतनी करो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, ठीक है, ओके। टेस्ट संडे सागर भाई, पीहू इसको कंफर्म करेंगे, कल करेंगे। कल हॉलीडे क्यों है, कल क्या है, कल क्या है भाई, कल क्या है। अंजलि गर्ग बोल रही है मॉड्यूल का 74 क्वेश्चन करवा दो, लो भैया मॉड्यूल का 74 क्वेश्चन लो। क्यों 74 में क्या हो रहा है, सेवेंटी फोर में क्या हो रहा है भाई। अंजलि, अंजलि कह रही है मॉड्यूल का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करा दूं, मैंने भी कराया नहीं आपको, ये वैसे ही बता देता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर आती है 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है 10, 2.5 आंसर आ गया, यही आंसर है। अब सप्लाई का है तो यहां सब कुछ पॉजिटिव होता है, तुमने जबरदस्ती पूछा है इसलिए मैंने कराया, वरना यह कराना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने अभी ये टॉपिक कराया नहीं है। अरे कल है क्या भाई, कल तुम छुट्टी 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 पूछ रहे हो, कल मैराथन है कल, ओके 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 ओके, ठीक है जी। हाँ शुभी बिल्कुल सही बोलियो, अगली क्लास में करेंगे राजेश यूनिट 2, आज के लिए इतना ही,
प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस प्यार की मुझे, तुम्हारे साथ की मुझे बहुत जरूरत रहती है। अपनी बॉन्डिंग दोस्ती बहुत कैडे लेवल पे रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टा 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 टा।